पुराने ज़माने में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते थे, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। उनकी नज़र में दोनों पक्ष और विपक्ष समान होते थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम मात्र के लिए ये सारे लोग इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट के अलावा, सर्टिफिकेट प्रिंट करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। इंदिरा गांधी जी, आपको याद होगा कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन के समय पर एक बार एम्बेसडर का यूज़ कर लिया तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। यहाँ तो पूरी की पूरी भारत देश की रैली की जाती है। 10-10 हज़ार रुपए चुनाव के दौरान पर 2-3 चरणों में दिए गए। क्या ये चुनाव का कड़ा उल्लंघन नहीं है? उत्तर प्रदेश के लगभग मेरे जो आंकड़े हैं 15% से 20% वोट कटेगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में वोट कटेगी और इसी प्रकार से भारत देश के विभिन्न राज्यों में वोट कट रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों के वोटर राइट्स को कंप्लीट तरीके से खत्म कर रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। शीतकालीन सत्र के दौरान दोस्तों यूं तो तमाम मुद्दे चर्चाओं में रहे। पीएम मोदी का वंदे मातरम वाला किस प्रकार से सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दिया और लोगों ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि सबसे पहले मुद्दा एसआईआर होना चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो, क्योंकि जर्मनी से लेकर जापान तक कोई भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मैंने सवाल उठाए हैं उसमें किसी को भी कोई आपत्ति है तो मैं खुला चैलेंज गृह मंत्री अमित शाह जी को करना चाहूंगा कि चलिए 1 to 1 इस पर डिबेट रख ली जाए। जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन क्योंकि पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, लोकसभा चुनाव में वो तस्वीरें भी आपने देखी जहां पर सीधे तौर पर ऐलान किया गया कि हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे वरना चुनावों का बहिष्कार करेंगे। तमाम आंदोलन हुए। अब जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है यही था कि सड़कों पर तो मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन संसद में चर्चा की जाए, और अब संसद में उठा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले जब लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी और बहुत सारे भारत देश के लोगों ने, भारत देश की जनता में कहीं न कहीं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से आवाज उठी थी, अब वो पार्लियामेंट तक भारत देश की जो लगभग 60% आवाज का रिप्रेजेंटेशन करता है लीडर अपोजिशन, साथ में भारत देश का जो इंडिया अलायंस है, भारत देश का जो पूरा विपक्ष का ग्रुप है, उसने सबने आवाज दमखम के साथ में पार्लियामेंट में उठाना शुरू कर दिया। कुछ चीजों को लेकर के वो बाहर भी मीडिया के साथ में कॉन्फ्रेंस करते थे, तो कुछ चीजों को लेकर के पार्लियामेंट में ही बैठना शुरू है। सवाल यह है कि जब हम लोग उठा रहे थे तब बहुत तेजी से सारी चीजें चल रही थी, अब ये पार्लियामेंट में भी आवाज उठी तो इसका मशीनरीकरण के द्वारा, अर्थात इसका मतलब मशीनरीकरण का मतलब कि जहां चुनाव आयोग जिसका प्रमुख मुखिया माना जाता है, होना सारी प्रक्रिया का माध्यम वही है और वहीं से इलेक्शन का डिक्लेरेशन करना होता है कि ये जो भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वो ईवीएम से होगी या बैलेट पेपर से होगी। अब इसके साथ में जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज को सुनना चाहिए और भारत नहीं, दुनिया की सभी कंट्रीज से, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जो हमसे मल्टीपल टाइम कई गुना आगे हैं, वो सारी की सारी यही मानती हैं कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर ईवीएम को नहीं कंट्रोल कर सकता या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं कंट्रोल कर सकता, हमारे नॉलेज में ये नहीं है, पर हम यहाँ पर बैठे बैठे आप सब लोग देखेंगे कि सैटेलाइट से सारी इमेज देख लेते हैं। सैटेलाइट को यहाँ से छोड़ते हैं और जिस पोल पर हम चाहते हैं वहां पर सैटेलाइट को सेट कर देते हैं। आप एक नहीं 50 मिसाल देख सकते हैं। भारत में जहां पर इसरो करता है तो अमेरिका में आप देखेंगे नासा करता है, तो आप इसी के साथ में रशिया में देखेंगे तो मॉस्कॉम करता है, इस कॉस्मोस करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि दुनिया में हर प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सवाल यह है कि हमारे पास उतना उसका अनुभव है या नहीं है, पर जिन लोगों के पास अनुभव है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में इट इज द ऑपरेटेड एंड डन बाय द एंड मिसयूज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरी बात, इसी के साथ में जो चीजें वोट की चोरी की भी बात की जा रही, जो राहुल जी एलिगेशन लगा रहे हैं, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, उन्होंने ये बात भी सत्य बोला है कि जो भारत देश में जिस प्रकार से सेम वोटर्स के नाम मल्टीपल टाइम पर मिल रहे हैं, एक ही एक घर में 200-300 लोगों की वोटर लिस्ट बन रही है, 700 लोगों तक की, आपको तो सारे पता है। और जहां पर कोई भी व्यक्ति जब उसमें छानबीन की जाती है, विभिन्न रिपोर्टर्स आते हैं, तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है। और अभी तक मीडिया भी, जैसे राहुल जी एलिगेशन लगाते हैं तो उसके बाद में सारी चीजों की छानबीन करने के लिए जो उनकी बीजेपी की ही मीडिया, जो वर्तमान में सरकार की मीडिया, वो भी जांच कर रही है, तो वहां पर भी कुछ नहीं पाती है। इससे अप्रूव्ड होता है। और इसके साथ में ब्राजीलियाई मॉडल का भी पार्लियामेंट में थोड़ा सा डिबेट हुआ है, मैंने सुना भी है। उस मॉडल्स का भी नाम आया है जिसके बहुत सारे फोटोज को बना करके और उसके आईडी कार्ड बनाए गए और उसके साथ में
लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जबकि वो तो ब्राजील में रहती थी। साथ ही साथ में बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन के कार्ड होते हैं वॉशरूम में पाए गए हैं। बहुत सारी जगह पर आपने देखा है ईवीएम ट्रकों में लद के जा रही है। आपने देखा है सारी चुनाव की प्रक्रियाओं में किस प्रकार से धांधली हो रही है। कई जगह तो कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे घर के 25-30 वोट थे, वहां पर उस कैंडिडेट को 0 वोट पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कोई। इस प्रकार की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि हरियाणा का भी एक चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें वो पंचायत में आपने देखा था कि उस व्यक्ति को कैलकुलेशन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर पहुंचा। ये पिछले 2 महीने पहले की बात है। हम लोगों ने ही उसके मैटर्स को अप्रोच किया और उसके बाद उसमें जीत हुई। जो कैंडिडेट हारा हुआ था ईवीएम से, उसको दोबारा ईवीएम को रिकाउंटिंग कराई गई और जीत गया। साथ ही साथ हरियाणा की जिस चुनाव प्रक्रिया को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उस समय पर डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनके सामने उसको प्रस्तुत किया था। उसी केसेस में आपको पता होगा कि जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आए, उन्होंने उस पर नोटिस किया और उन ईवीएमओ को जाम करके रखा गया, रिफ्रेश किया गया है जिन ईवीएम पर एलिगेशन लगाए गए थे। अर्थात ये सारे वेरीज कर रही है कि जहां जहां पर चुनावी प्रक्रिया की गई है वो इलेक्शन कमीशन की सहमति से और उसके साथ में जो कंसर्न पार्टी है उसको जिताने के लिए जो उनको अप्रोचेबल लेवल, जो उनको नॉलेज है, उसके आधार पर वो जिताते हैं। और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए ये सारे लोग इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट के अलावा, सर्टिफिकेट प्रिंट करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब मसला संसद में उठाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि आपने ये पूरी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो कितना असर डालेगा, क्योंकि मामला संसद तक उठाया गया। देखिए, अब तो हमें मजबूती मिल रही है इस चीज में। पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कहते थे कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, कई बार हम लोगों को बोला गया, पर सवाल यह था कि जो गैर कानूनी चीजें हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, उसको तो करना पड़ेगा। अलग बात है कि उनको लगता है कि चीफ जस्टिस इस समय पर यदि इस कार्य को कर देगा तो नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा या विपक्ष की भूमिका में आ जाता है। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही है कि आप उसकी रक्षा करें। जनता 140 करोड़ की जगह पर सिर्फ और सिर्फ भारत देश में 17 बेंचें बनी हैं। 17 बेंचें का मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी अभी करंट में बेंच चल रही हो 17 बेंच है और उसमें से लगभग 2 सब में होते हैं जजेस। तो आप समझ सकते हैं कि 140 करोड़ से तो ज्यादा ही है पब्लिक, और उसमें यदि आपको 17 बेंच यानी 17 दूना 34 34 के आसपास में यदि जजेस हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना महत्वपूर्ण पद दिया गया है। और आपके पास ये पूरे पावर्स दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उसके साथ में भारत देश के और भी विभिन्न प्रकार के मंत्रिमंडल का कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी राज्य का गृह मंत्री हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विभिन्न 3 और लोगों का जो संगठन और समूह है, उन सबको आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इनवैलिड है कुछ भी चीज तो आप उसको तुरंत रोक सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 139 में आपको बहुत वाइड जुडिक्शन दिया गया है। साथ ही साथ में पैरेलली आपको 142 में भी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको ये सारी जब चीजें मॉरलिटीज दी गई है तो मुझे लगता है कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हम लोगों को नहीं कहेंगे कि हमको अब तुम आप लोग जो है तो विपक्ष की भूमिका में बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे मजबूती आई है। अच्छा, इस पूरे मसले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो सवाल कर रहे हैं ये बीजेपी से नहीं करने वाले सवाल हैं, बल्कि ये चुनाव आयोग से सवाल करने वाले हैं। और सीधे तौर पर अगर एसआईआर में भी कुछ गड़बड़ी है तो गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये गड़बड़ियां चुनाव आयोग ठीक करेगा। देखिए, ये तो अपनी बातों को, ठीकरों को तोड़ने का, फोड़ने का एक तरीका बनाया गया है कि गृह मंत्री जी कह देंगे कंसर्न अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटी काम कर रही, पर कंसर्न अथॉरिटीज ही जब नाम मात्र की भी नहीं है तो आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि फिर उस कंसर्न अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपसे अभी बोला है, खुलेआम एलिगेशन लगा रहा हूं कि जो कंसर्न पार्टीज के लिए जो करंट रूलिंग पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपने ऑफिसेज से वो सिर्फ और सिर्फ जो सर्टिफिकेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इतने इनके लिए चुनावी प्रक्रिया है मुझे लगता है, और इसीलिए अमित शाह जी कह भी रहे हैं। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब पुराने जमाने में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते थे उनमें काफी सारी चीजें होती थी, उनके नजर में दोनों पक्ष और विपक्ष समान होते थे। चुनाव की प्रक्रिया संचालित करने के दौरान पर इंदिरा गांधी जी, आपको याद होगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय पर एक बार एम्बेसडर का यूज कर लिया तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। यहाँ तो पूरी की पूरी भारत देश की रैली की जाती है। कंसोलिडेट फंड जो भारत देश का है, अर्थात संचित निधि जो है भारत देश की, उससे पैसा निकाल करके चुनावों के पूरे प्रचार किए जाते हैं। चुनाव के दौरान पर विभिन्न प्रकार के, आप लोगों ने देखा होगा, मैं
अभी जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं कि बिहार में आप लोगों ने देखा 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान पर 2-3 चरणों में दिए गए। क्या ये चुनाव का कड़ा उल्लंघन नहीं है? जबकि उसका पहले ही सेक्शन कहता है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का, इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा पैतरा लिया और कौन सा उस पर स्टेप्स लिया? मुझे लगता है कि और यदि विपक्ष भी इसमें कुछ बोलता भी है तो विपक्ष के साथ समस्याएं कि उसके वोटर कटते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस टाइम पर तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसको इन सब चीजों पर स्टेप्स लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो एसआईआर का आपने बात किया है, एसआईआर के माध्यम से सरकार वर्तमान में बहुत सारे कार्यक्रम करना चाहती है कि विपक्ष की भूमिका में और विपक्ष भी न बचे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह पर विधानसभा लेवल पर कोई पोलिंग कोई विपक्ष पार्टी जीत गई, या मान लीजिए कोई समुदाय का ज्यादा वहां पर वोट बैंक है, तो उसको उस समुदाय की वोट बैंक को कुछ इधर कर देना है, कुछ उधर कर देना है, अर्थात 2-3 विधानसभाओं में बांटना एक उद्देश्य है। दूसरा, इसके साथ में जो एसआईआर के माध्यम से सरकार कर रही है कि ये जो विपक्ष की पार्टीज हैं उनके लोगों के जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके कई वर्षों से वोट उनको देते आ रहे हैं, उनके नामों को काटा जाए। ऐसा भी लोगों का उदाहरण मैं देख रहा हूं। तीसरा, मैं बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरे कोर्ट में भी पिटीशन में आर्गूमेंट भी चल रहा है उस पर। जो लोग अभी आप जानते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जैसे मेरा मध्य प्रदेश घर है रीवा जिला, तो वहां के लेबर जो होते हैं वो इलाहाबाद की जो हमारा बेल्ट लगता है, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, यहाँ और ये बहुत सारे आजू बाजू में, वहां वो खेत की कटाई करने जाते हैं। लेबर क्लास के लोग, आप लोग भी जानते होंगे। अब वो इस समय पर नहीं है घर में, उनके घरों में यदि कोई जाएगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं पाएगा। एसआईआर में उनके नाम को कैसे भरा जाएगा, इसके लिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एसआईआर का जब फॉर्म फिल किया जाता है तब मैं खुद कर सकता हूं या मेरे घर के सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की आईडी चाहिए, बस। तीसरा, मेरे घर का कोई भी व्यक्ति उसको नहीं फिल कर सकता है, ये तीसरा इशू। तो यानी मान लीजिए मैं नहीं हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे फादर मान लीजिए घर में नहीं है, कहीं और है, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जिसका फिल करना है उसके फादर भी नहीं है, मान लीजिए भाई बॉर्न जब पैदा हुआ उसके बाद खत्म हो गए, तब उस समय पर उसका कौन फॉर्म फिलअप करेगा, इसकी भी पोर्टल में व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात, इसी के साथ और जेन्युइन बात उठा रहा हूं मैं आपके सामने, कोर्ट में भी इस बात को लेकर के सरकार भी परेशान है। तीसरी बात, जो व्यक्ति बच्चा हुआ मान लीजिए 2-4 साल का रहा, उसके फादर की डेथ हो गई, अब उसके पास वोटर आईडी मान लीजिए उसके फादर के पास था या नहीं था, कंसर्न में आज वर्तमान में यदि उसके फादर की वोटर आईडी नहीं है तो मैपिंग ही नहीं होगा, उसकी लोकेशन ही नहीं ले रहा है। अर्थात उसके फादर की आईडी वो कलेक्ट करके आज तक नहीं लिया है। 2003 में एसआईआर हुआ था, 2003 के बाद मान लीजिए पहले की आईडी हमारे फादर की या उस कंसर्न व्यक्ति की, जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं, यदि उसकी आईडी नहीं है तो उसका वो मैपिंग ही नहीं होगी। चौथा मुद्दा मैंने इस कोर्ट में बोला, इस चीज को ओपनली बोला। पांचवा, सबसे बड़ी बात उदाहरण स्वरूप मैंने पेश किया है कि आप हमारे यहाँ के कलेक्टर से पूछ लीजिए रिवर्स के, आप बुलाइए, मैं एक छोटा उदाहरण दिया हूं, ऐसे समस्याएं पूरे भारत देश में। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने बोला कि जो लड़कियों की शादी, मान लीजिए मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में शादी, कोई लड़की बिहार से आई है या झारखंड से आई है, अब वो मान लीजिए गरीब घर में है, उसके मदर फादर के पास मान लीजिए आईडी है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर लड़की आ गई यहाँ पर, वो भारत देश की सिटीजन तो है पर उस फैमिली के मेंबर वो नहीं है। अब उसकी वोटर आईडी में यहाँ पर एसआईआर में उसका नाम ऐड करना है, वोटर आईडी तो यहाँ बन गई, ठीक है। अब उसके फादर का वहां पर कौन से पोलिंग में होगा नंबर, अर्थात बिहार की है तो बिहार के किस पोलिंग में नंबर होगा, और पोलिंग में वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं डाला जाता है, ध्यान रखना। एसआईआर की कुछ स्पेशल उसमें डिजिट्स है, वो डाली जाती है, वो नहीं पा रही है वो, अब वो ना तो बेलो नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या लिख दिया जा रहा है, शिफ्टेड। इस तरह से मैं अपना उदाहरण बताया हूं, उसको लेकर के हमने कोर्ट में बोला। अच्छा, आप मुझे हमें ये भी जानना, मैं पूछने ही वाली थी हालांकि ये सवाल कि आपने कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी हैं, तो जब आपने ये दलीलें दी हैं तो कोर्ट का क्या रवैया रहा है इस मसले? कोर्ट इस चीज को गंभीरता से ले रही है और कोर्ट मुझे लगता है कि इसमें टाइम एक्सटेंड कर दी। हमने सबको बोला है, कोर्ट को भी बोला है कि लॉर्डशिप इसमें आप टाइम दीजिए, क्या चल रहा है। जैसे जो बच्चे ट्रेनिंग पीरियड में वो नहीं आ सकते हैं करंट में मान लीजिए, और उसके घर के मदर फादर नहीं है, तब उसका वोटर आईडी थर्ड पर्सन का ऑप्शन ही नहीं है एसआईआर में, मदर फादर कर सकता है या वो बच्चा सेल्फ कर सकता है, तो कैसे होगा आप बताइए। बड़ी प्रैक्टिकल बड़ी जेन्युइन बात उठा रहा हूं। इस आधार पर उत्तर प्रदेश के लगभग मेरे जो आंकड़े हैं 15% से 20% वोट कटेगी, इसी तरह से मध्य प्रदेश में वोट कटेगी, और इसी प्रकार से भारत देश के विभिन्न राज्यों में वोट कट रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास कोई ऑप्शन है। इस पोर्टल में आप देखेंगे मैपिंग नहीं होगी। मैपिंग का मतलब ये हो गया कंसर्न व्यक्ति का, जैसे वो सीरियल नंबर डाला जाएगा और सीधा उठ के आ जाएगा डाटा,
तो ऐसा मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। इस वजह से सबसे बड़ा इश्यूज है। और भारत देश में ये समस्या SIR के नाम पर भारत देश सरकार और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लोगों के वोटर राइट्स को कंप्लीट तरीके से खत्म कर रही है। इस चीज को हमने चैलेंज भी किया है, हम इसमें कोर्ट में दलील भी रख रहे हैं। आप लोग उसको तो क्या बैलेट पेपर पर चुनाव हो पाएंगे आने वाले समय में? ये दोनों चीजों की जो प्रक्रिया EVM, बैलेट पेपर्स और SIR तीनों को मिला करके इलेक्शन कमीशन एक समूह बनाया है। और मुझे लगता है कि अगले भविष्य में बहुत जल्दी ही पूरा विपक्ष, जनता पूरी और साथ में पूरा भारत देश का अलायंस जमीनों पर उतरेगा, सड़कों पर उतरेगा। पार्लियामेंट में भी आवाजें बुलंद होने लगी हैं, कोर्ट में हम लोग बुलंद करके रखे हैं पिछले कई सालों से। और इसके साथ में जनता जनार्दन के साथ में जल्दी ही आपको यह समाचार भी मिलेगा कि EVM से भारत देश में चुनाव सक्सेसफुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर मल्टीपल्स यदि आपको एग्जांपल देखना भी है तो आप रशिया का आप जर्मनी का देख लीजिए, आप इधर USA का देख लीजिए, यूरोप कंट्रीज के बहुत सारे कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह है जो टॉप, नॉर्वे वगैरह टॉप वर्ल्ड की इंडेक्स में माने जाते हैं, उनकी देख ली, कोई भी उदाहरण देख लीजिए उठा, सिवाय भारत के। भारत में जरूर कहिए जाएंगे। तो देर सवेर ही सही, लेकिन कोर्ट इस पर एक बड़ा फैसला जरूर सुनाएगा कि भारत में भी बैलेट पेपर पर ही चुनाव होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम जनता ने इस लड़ाई को सड़कों से शुरू किया, इसमें तमाम वकील शामिल हुए, तो अब मुद्दा संसद में भी गरमाया है और सुप्रीम कोर्ट तो मामला जा ही चुका है। कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाएगा, संसद में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, निष्कर्ष क्या निकलेगा, खैर वो तो देखने वाली बात है, ये बात समय की गर्त में है। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, UC।